एसडीएलसी चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में बांटा है, 4 पार्ट में इनफैक्ट मैंने ब्रेकअप किया है। पार्ट ए इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ एसडीएलसी, बेसिक्स। सेकेंड पार्ट इज अबाउट phases. थर्ड पार्ट इज अबाउट द डिफरेंट मॉडल्स, और फोर्थ पार्ट इज अबाउट प्रोग्राम मैनेजमेंट टूल। है ना? तो इस चैप्टर में मैं फेजेस को डिस्कस करूंगा। क्लास 2 है ये आपका इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में हम पूरे फेजेस को समझेंगे। मैं पहले उसको बेसिक्स यहाँ व्हाइट बोर्ड में कराऊंगा, और उसके बाद अपने उसको जो बुक में इसके संबंधित रेलेवेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप आरटी को गो थ्रू, आरटीपी जो आपका है ना, एक तो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है वो मैंने बहुत सारे ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, चैप्टर के इस बुक के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे बुक के अंदर। इसके अलावा मैंने अलग से वीडियो बना रखा है चैप्टर्स को लेके, जहां ये जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस एग्जाम में अलग से आते हैं उनका अलग से डिस्कशन करके मैंने अलग से वीडियो भी डाला हुआ है, तो वीडियो भी आपको देखने हैं। लेकिन आरटीपी के क्वेश्चंस अगर आप देख लेना, वो तो मतलब कुछ भी डाले गए हैं। मतलब एक तो आपका ये है ही प्रॉब्लम कि मैथ जो इंस्टीट्यूट का है आपका, वो कंटेंट उसमें है नहीं 10%, और एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ भी आएंगे एनीवेयर। इनफैक्ट आरटीपी में क्वेश्चंस है ब्लॉकचेन और ये सब टेक्नोलॉजी जो अभी लेटेस्ट है, जो आपके मैथ में है ही नहीं, क्योंकि मैथ लास्ट जो अमेंड हुआ था वो है 2017 का। आपका जो इंस्टीट्यूट का मैथ है, जो कंटेंट है, वो 2017 के हिसाब से बनाया गया। 2017 में लास्ट उसको रिवाइज किया गया था। तो बड़ा ये एक फ्रॉम अ फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक रहता है कि कितना पढ़ाएं, है ना? क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कुछ भी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, एकदम इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं आपको। फ्रॉम ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन आपको एज ए एनालिस्ट पूछ लेते हैं, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पूछ लेते हैं, एज ए प्रोग्रामर पूछ लेते हैं। अब वो आंसर कैसे किया जाएगा? क्योंकि एक होता है ना, एक कंटेंट अगर है इतना, मान लीजिए तो मैं इतना पढ़ाऊं, थोड़ा इतना भी पढ़ा दूं, कंटेंट है इतना आपके मैट में, और पूरा समंदर है जो दुनिया है पूरी, उसमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये मद्देनजर, मतलब ये वाला जो मामला है ना, ये बड़ा पेचीदा हो जाता है कि कितना पढ़े। अब ट्राई किया हूं, जो बुक बनाया हूं उसमें ऑलमोस्ट जो पॉसिबिलिटी आने की, बाकी और जो कोर्सेज है, इंडिया वाले कोर्सेज है, उसके भी क्वेश्चंस डाले हैं, काफी डिटेल्ड है। उसके बावजूद भी ये समस्या तो रहती है कि एग्जाम में कुछ भी, अगेन डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज वी विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट मेजोरिटी। और एकदम बैड लक हुआ तो कुछ ऐसा आ गया जो आपने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, वो बात अलग है। लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा कंसेप्चुअली भी पढ़ना है, रट्टा मारना और वो नहीं है, खाली है ना वीडियो को स्किप कर दिया, एकदम फास्ट में देख लिया, तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। कुछ कुछ चैप्टर तो है ऐसे, जैसे कि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना होगा, ताकि अगर क्वेश्चन वो केस बना के एकदम नया केस बना दिया जो कभी आया ही नहीं, तो भी अपने पोजीशन में है कि उसको अटेम्प्ट कर पाए। नहीं तो आपको याद रखेगा बड़ी डिफिकल्टी वाली बात उसमें हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम फेजेस को कवर करेंगे, फेजेस ऑफ एसडीएलसी। याद रखिए, जब मैं मॉडल्स की बात करता हूं, थर्ड पार्ट अभी मैंने बताया कि 4 पार्ट में है, तीसरा पार्ट इसका मॉडल्स है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, इसमें हम लोग सिर्फ फेजेस बात करेंगे, या बोलेंगे क्या क्या स्टेप लेना चाहिए। अब मॉडल्स कई तरीके के हैं, आपको ट्रेडिशनल मॉडल है, प्रोटोटाइप है। तो आप देखोगे कि हर मॉडल कोई ना कोई फेज फॉलो करता है, हर मॉडल कोई ना कोई फेज फॉलो करता है। तो यहाँ जो हम फेजेस की बात करेंगे, यहाँ पर हम ओवरऑल फेजेस की बात करेंगे, और आगे जाके हम जब स्पेसिफिक मॉडल्स पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ये फेजेस कम होके, कम ज्यादा होके, किस तरह से इन पर एप्लीकेबल है। अभी कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी बस आप ये समझ लीजिए कि हमें फेजेस पढ़ने हैं, और सिर्फ फेजेस में ही ध्यान दीजिए। आप इसको मॉडल के साथ में करके कंफ्यूज मत करना। जब मॉडल्स में पढ़ाऊंगा उसमें अपने और भी क्लैरिटी के साथ में ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे।
तो जो साइकिल होती है, ये जो फेज होते हैं जिससे हर एक सिस्टम को गो थ्रू करना पड़ेगा, उसमें पहला आता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ये वाला पार्ट जो मैं बोर्ड में डिस्कस करूंगा, आप अगर लिख लेंगे ना तो आपको बहुत आसान होगा। आप वैसे भी मेरी क्लास में जब भी बैठते हैं, बुक तो होनी चाहिए आपके पास में, साथ में आप एक कॉपी और पेन लेके भी बैठे, ताकि और क्लैरिटी आएगी आपको। तो पहला जो स्टेप है वो है इन्वेस्टिगेशन। मैं पहले स्टेप लिख लेता हूं, बाद में एक एक करके डिस्कस करूंगा, और साथ साथ अपनी बुक में जाके उस स्टेजेस के कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग बुक से पढ़ लेंगे। दूसरा आएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तीसरा आएगा सिस्टम डिजाइन। अब बेसिकली ये जो दोनों पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट का जो एक अलग से चैप्टर मैंने आपको बताया था ना वीडियो 1 में, कि सिस्टम डिजाइन एंड एनालिसिस बोल के चैप्टर है आपका। आप देखोगे कि इसको आपके कंटेंट में अलग से ही, आपके मैट में अलग से ही चैप्टर है। मैंने इस बुक में इसको अलग से चैप्टर दिखा रखा है, लेकिन क्योंकि मैंने बोला था मैं चाहता कि एक ही चैप्टर में हो तो अच्छा हो, लेकिन फिर आपके मैट में होता है, कई लोग स्टूडेंट का फोन आता है, मैसेज आता है, सर ये चैप्टर अलग से कवर हुआ कि नहीं हुआ, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इस बुक में अलग से ही चैप्टर बना दिया। तो ये चैप्टर का जिक्र मैं साथ साथ ही करूंगा, इनफैक्ट बीच में ही मैं इस चैप्टर में आपको लेके जाऊंगा। तो थोड़ा ध्यान दे के मेरे साथ में पढ़ेंगे, थोड़ा टेंशन लेके ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे मेरे साथ में। स्टेजेस की बात कर रहा हूं मैं। पहला स्टेज है इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप। डिटेल में मैं जाऊंगा, पहले सारे स्टेजेस का नाम समझ लेते हैं। फिर है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर है सिस्टम डिजाइन। इनफैक्ट ये दो का मिला के आपका अलग से ही चैप्टर है, लेकिन मैं यहां पर डिस्कस करूंगा एक साथ, तो मैं आपको बीच में ही वो चैप्टर ही साथ में करा दूंगा। डिजाइन कंप्लीट होने के बाद में सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, उसके रिलेटेड हार्डवेयर वगैरह को अक्वायर किया जाएगा, तो सिस्टम डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन। जब सिस्टम डेवलप हो गया है तो हम सिस्टम का टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि पहले टेस्टिंग करेंगे उसके बाद ही उसको इंप्लीमेंट करेंगे। सिस्टम को टेस्ट करे बिना आप गाड़ी लेके आएंगे तो पहले आप टेस्ट ड्राइव करेंगे, फिर तो गाड़ी खरीदेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे सिस्टम की थॉरो टेस्टिंग होगी। इनफैक्ट सबसे बड़ा कोई फेज अगर है पूरे स्टेजेस में, पूरे फेजेस में, पूरी लाइफ साइकिल में, तो मैं बोलूंगा कि वो सिस्टम टेस्टिंग का स्टेज है। क्योंकि जब तक आप अश्योर नहीं हो जाते कि आपका सिस्टम वेल टेस्टेड है, कंट्रोल्स आर इन प्लेस, सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, तब तक आप उसको इंप्लीमेंट करने का नहीं सोचेंगे। सिस्टम टेस्ट करने के बाद अब बारी आती है सिस्टम इंप्लीमेंटेशन की। तो सिस्टम इंप्लीमेंट करने का मतलब होता है कि अब आप सिस्टम को इस्तेमाल करना, मतलब स्टार्ट टू यूज। अब आप इस सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप समझ लीजिए, मैं जब मेरा ऐप है अल्फा ऐप, जहां पे ये क्लास देख रहे हैं, उसकी टेस्टिंग भी किया मैं देखा क्लास कैसे एक्सेस करेगा स्टूडेंट, रजिस्टर कैसे करेगा, कैसे मैं लॉक कर सकता हूँ वीडियो को, कैसे अनलॉक कर सकता हूँ, कैसे सिर्फ रजिस्टर स्टूडेंट ही देख पाए उसको, कुछ वीडियोस हम फ्री करना चाहते हैं वो कैसे, हमने पूरा टेस्टिंग किया। उसके बाद ही हमने उसको लाइव किया, उसको एंड्रॉइड में बोला यूजर को आप लोग डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं चेक करूंगा, वो सिस्टम टेस्टिंग है। बाद में आप लोग जैसे मेरे ऐप को यूज करते हैं, मतलब वो सिस्टम इंप्लीमेंट होके यूज करना शुरू हो गया है। सिर्फ इंप्लीमेंटेशन में ही बात खत्म नहीं हो जाती है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूं एक और दो फेज में। इनफैक्ट 7 नंबर फेज में बोलूंगा सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम मेंटेनेंस में कुछ नया अडॉप्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरा जो वेंडर है वो नया कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लेके आता, मेरे को उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कोई नया फीचर लेके आता, मेरे को उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट कहाँ कवर होगा? सिस्टम मेंटेनेंस। गाड़ी की जैसे मेंटेनेंस होती है, सर्विसिंग होती है, वैसे सिस्टम का भी मेंटेनेंस होते रहेगा। और लास्ट में मैं एक और फेज बोलूंगा, PIR, जिसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू। मैं एक एक फेज को डिटेल में जाऊंगा, अभी आप सारा लिख लेते हैं साथ में, मेरे बुक में भी लिखा हुआ है, मेरे को पता है ये, लेकिन आप हाथ से लिखेंगे आपको क्लैरिटी बहुत आएगी। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क का, 15 18 16 से 20 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, हर बारी आ रहा है दोनों चैप्टर मिला के। तो थोड़ा ध्यान से कर रहे हैं, थोड़ा लिख के करेंगे, आपको ये चैप्टर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगा, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कम आएंगे इससे, केस बेस्ड आएंगे, कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप आंसर भी कर पाएंगे। तो ओवरऑल अब जैसे PIR आप देखोगे आपके कंटेंट में मैट में इंस्टीट्यूट का नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ भी क्वेश्चंस आ रहा है
मैट में हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बोल के हमें सब कुछ ही कवर करना है। तो इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले होगी, फिर इन एनालिसिस, फिर सिस्टम डिजाइन, फिर एक्विजिशन और डेवलपमेंट, फिर सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा, फिर सिस्टम को यूज किया जाएगा मतलब इम्प्लीमेंटेशन, फिर सिस्टम को मेंटेनेंस की बात आएगी, वो चलते रहेगा थ्रू आउट द ईयर, और उसके बाद में एक और काम करना होता है, वो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू करना होता है। ये 2 वाला पार्ट है, ये अलग से चैप्टर बनाया गया है, मेरे को साथ में ही कराना है, क्योंकि एक बहुत ही सीरियल वाइज जा रहा होता है, अलग से उसको समझोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। आप इस चैप्टर के साथ समझो, बहुत क्लैरिटी आएगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप समझिए मेरी बात को, मान लीजिए, समझ लीजिए, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। हम एक सूट सिलाने जा रहे हैं टेलर के पास में, रेडीमेड नहीं खरीदना है, हम सूट सिलाने जाएंगे। ये सब बात मैंने कर लिया कि सूट क्यों सिलाना है या रेडीमेड क्यों लाना है, क्या फायदे है, वीडियो 1 में, लेक्चर 1 में हमने कवर कर लिया, क्लास 1 में इस चीज को। अब यहाँ पर हो क्या रहा है समझिए, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके यूजर है जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट मान लीजिए, जो एंट्री करता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, एक एप्लीकेशन जैसा टैली वो यूज कर रहा है। अब वो क्या देख पा रहा है कि काम बढ़ गया है ऑर्गेनाइजेशन का, डेटा बहुत ज्यादा है, यूजर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है काम करके, उसको बहुत समय लगता है डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जो रिपोर्ट वो जनरेट करता है और मैनेजमेंट को देता है डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजमेंट उससे खुश नहीं है। मैनेजमेंट को बहुत वैरायटी ऑफ रिपोर्ट चाहिए, मैनेजमेंट को एकदम अप टू डेट रियल टाइम में डेटा चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन ये आएगा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है, जो कि रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को, वो बोलता है कि हमें अपडेटेड एक नया सॉफ्टवेयर चाहिए। अब एक और रीजन है कि जो एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है, एक और रीजन है कि जो एंटरप्राइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है, उसका नेपाल में कई सिटीज में काम शुरू हो गया है, इनफैक्ट वो इंडिया में भी 1-2 लोकेशन में अपना काम शुरू कर दिया है। अब उनको चाहिए, मैनेजमेंट जो है उनको चाहिए होता है कि सारा डेटा उनको एक साथ कंसोलिडेट होके एक पेपर में मिल जाए, एक रिपोर्ट मिल जाए, कंपनी वाइज रिपोर्ट मिल जाए, यूनिट वाइज रिपोर्ट मिल जाए, कंट्री वाइज रिपोर्ट, डेटा, फाइनेंशियल डेटा मिल जाए। अब ये सारा जो मैनेजमेंट की डिमांड है वो अकाउंटेंट पूरा नहीं कर पा रहा है, तो अकाउंटेंट मैनेजमेंट को एक रिक्वेजिशन देता है कि सर, ये जो सिस्टम अभी यूज कर रहे हैं बहुत स्लो है, इसकी बहुत लिमिटेशंस है, हम सारा काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हमें एक नया सॉफ्टवेयर चाहिए, एक ईआरपी एसएपी जैसा कोई एप्लीकेशन। याद रखिए, ईआरपी एसएपी, ईआरपी एक कंसेप्ट है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ईआरपी इज अ कंसेप्ट, और ईआरपी कंसेप्ट के जो एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि एसएपी, एसएपी एक कंपनी का भी नाम है और एसएपी उसके एप्लीकेशन का भी नाम है। तो अकाउंटेंट लोग बोलते हैं सर, आपका इतना डिमांड होता है और ये होता है, हम बहुत स्लो हो चुके हैं और इतना ज्यादा काम बढ़ चुका है कि ये एप्लीकेशन जो है ये सफिशिएंट नहीं है काम करने के लिए, हमें जो है एक नया एप्लीकेशन, एक नया सॉफ्टवेयर, जैसे ईआरपी है खुद का एक चाहिएगा अपने को, कस्टमाइजेबल हो अपनी नीड के हिसाब से, तो हम वो एक रिक्वेजिशन आपको दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जब एक रिक्वेजिशन आएगी तो क्या मैनेजमेंट तुरंत उसको इंप्लीमेंट कर देगा? नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट के पास पैसे सोचने की बात होती है, मैनेजमेंट के पास बजट की बात होती है, जो रिक्वेजिशंस आती है तुरंत एक बार से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अब मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा। कई एक्सपर्ट इस स्टेज को स्टेप 1 नहीं मानते, स्टेज 1 नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्टेज असल में 2 से ही शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर वी नीड टू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट और नॉट, शुड वी गो अहेड फॉर इंप्लीमेंटिंग द न्यू एप्लीकेशन और नॉट, तो हम यहां पर यह भी डिसाइड करते हैं। तो हुआ क्या कि जब ये रिक्वेजिशन मैनेजमेंट के पास गया तो मैनेजमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, वो हायर करेगा एक एनालिस्ट को। किसको हायर करेगा वो? दे विल हायर ए एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट। अब सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है? सिस्टम एनालिस्ट वो जैसे आप अगर फर्नीचर बनाएंगे घर पे, आपको रेनोवेशन कराना है घर पे, आप एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर, आप मिस्त्री को नहीं लेके आएंगे डायरेक्ट, कारपेंटर सीधा को नहीं बुलाएंगे, आजकल आप इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हैं, चाहे एक दुकान बनाना हो, एक ऑफिस बनाना हो, तो वैसे एक एनालिस्ट होता है, ये आपकी रिक्वायरमेंट समझेगा। मैनेजमेंट इसको पूछेगा, क्या जो यूजर बोल रहा है, जो रिक्वेजिशन आया है नया सिस्टम बनाने का, शैल वी मूव अहेड विद दैट और नॉट, क्या दूसरा कोई ऑप्शन है, बजट कितना लगेगा,
टाइम कितना लगेगा, ये समझे बिना मैनेजमेंट थोड़ी आगे चला जाएगा। मान लीजिए मैनेजमेंट का बजट है 50 लाख रुपए नेपाली, और एनालिस्ट को बुलाया, उसने बोला सर आपका जो डिमांड है, आपका जो आपके लिए आपको जो ERP SAP जैसा कोई एप्लीकेशन चाहिए सर, उसका बजट मिनिमम 1.5 करोड़ रुपया है। तो मैनेजमेंट बोलेगा नहीं नहीं, फिर तो हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, बेटर है कोई रेडीमेड, ऐसा कुछ रेडीमेड इसका कोई सस्ता ऑप्शन बाजार में मिले तो हम लोग वो ले लेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने का लॉजिक क्या होता है, समझना कि हमें ये बनाना है कि नहीं। अब जैसे अल्फा सीए जो ऐप है, मेरे पास फोन आया था एक कंपनी का कि सर हम ऐप बना के देते हैं आपको, टीचर लोग के लिए हम ऐप बना रहे हैं, क्या आप वो ऐप लेंगे? तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ऐप कितने दिन में बन जाएगा, ऐप का बजट क्या है, ऐप से मैं क्या लाइव रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, ऐप में क्या मैं रिकॉर्डिंग डाल सकता हूँ, क्या ऐप में डायरेक्ट खरीदा जा सकता है, क्या मैं सिक्योरिटी डाल सकता हूँ, मैंने सब पूछा ना। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। एनालिस्ट बैठ के आपसे समझेगा कि आपका बजट कितना है, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपके क्या क्या फीचर, आपको क्या क्या है ना चाहिए, फंक्शन चाहिए उस एप्लीकेशन में, कितना डेटा है आपके पास में, और वो सही सलाह देगा आपको एनालिसिस करके कि क्या आपको नया सिस्टम खरीद लेना चाहिए या अपना बनवा लेना चाहिए, सारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के गो थ्रू करके आपके बजट ये सब के अंदर। इस स्टेज के बाद एंड में ये डिसाइड होता है कि वेदर वी शुड गो अहेड विद द प्रोजेक्ट और नॉट, मतलब ये डिसाइड फाइनलाइज करेगा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर हम कोई रेडीमेड एप्लीकेशन ले ले बाजार से, या फिर हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है वो सफिशिएंट है, या उसमें कुछ अपडेट करके हम अपना काम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रोल आता है मैनेजमेंट का, यहाँ पर रोल आता है सिस्टम एनालिस्ट का। याद रखिए सिस्टम एनालिस्ट प्रोग्रामर नहीं होता है, ये सिस्टम नहीं बनाता, सिस्टम बनाने का काम प्रोग्रामर, जिसका दूसरा नाम कोडर भी है, तो ये लोग जो है सिस्टम बनाते हैं, मतलब कोडिंग करेगा, आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, जावा पाइथन जो भी यूज करके, ये C++ जो भी यूज करके ये कोड लिखेगा, ये कौन होता है, प्रोग्रामर या कोडर। एनालिस्ट बंदा कौन होता है, ये मिडल मैन होता है यूजर्स और प्रोग्रामर के बीच का। ये हमारी रिक्वायरमेंट, एक यूजर की रिक्वायरमेंट को टेक्निकली नॉर्मल लैंग्वेज में समझेगा और उसको टेक्निकली पास ऑन करेगा प्रोग्रामर या कोडर को। तो पहले स्टेज में हम समझते हैं, और टेक्निकली बोलूं तो हम एक फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी। ये चेक करने के लिए कि क्या ये सिस्टम फिजिबल होगा कि नहीं होगा हमारे लिए, ये हमारे लायक बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारे लिए प्रैक्टिकल है कि नहीं है, बजट के अंदर है कि नहीं है, टेक्निकल जो फीचर चाहिए वो अवेलेबल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, स्टोरेज दे पाएगा कि, सिक्योरिटी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, हमारे बजट के अंदर है कि नहीं, हमारे टाइम के अंदर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन करते वक्त एनालिस्ट क्या करता है, फिजिबिलिटी स्टडी करता है, ये चेक करने के लिए कि ये नया जो एप्लीकेशन हम बनाना चाहते हैं ये फिजिबल है कि नहीं है। और इसके लिए देखेंगे हमारी बुक में क्वेश्चन मिलेंगे फिजिबिलिटी स्टडी के ऊपर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिबिलिटी स्टडी। तो हम अभी कौन से स्टेज में है, स्टेज 1 में है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि वेदर वी शुड गो अहेड विद द प्रोजेक्ट और नॉट, और उसके लिए हमें क्वेश्चन कौन सा पढ़ना है, फिजिबिलिटी स्टडी। याद रखिए अभी हम जो पार्ट कर रहे हैं ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, ये जो वीडियो रहेगा ये पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस भर भर के आ चुके हैं, आते रहे हैं और आगे भी आने चाहिए। क्वेश्चन 11 है हमारा, फिजिबिलिटी स्टडी। मैं वापस से सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी ये क्लासेस देख रहे हैं घर पे, आप बुक साथ में अपने रख रखे हैं, ठीक है ना, और जहां जरूरत है कॉपी और पेन भी रहेगा तो फायदा होगा, इस चैप्टर में क्लैरिटी और आएगी। केस बेस्ड क्वेश्चंस चैप्टर से आते हैं। हमने डिस्कस किया अभी के जो इसका फर्स्ट स्टेज है इन्वेस्टिगेशन, ये बेसिकली हम चेक करते हैं कि क्या हम करें या ना करें, पैसे की बात आ रही है, समय की बात आ रही है, तो इन सबका सार हो जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिबिलिटी स्टडी, क्या क्या डिफरेंट टाइप की स्टडीज करनी होती है स्टेज में। टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू डेवलप अ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर इट्स ऑपरेशंस, इज इट एसेंशियल टू कंडक्ट अ फिजिबिलिटी स्टडी बिफोर, तो बताइए क्यों जरूरी है फिजिबिलिटी स्टडी करना। इफ आंसर इज यस तो रीजन भी दीजिए, एंड 3 डिफरेंट एंगल्स। तो फिजिबिलिटी स्टडी कई तरीके की हो सकती है, आपके सामने ये रहा, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल पैसा है कि नहीं है, इकोनॉमिकल
कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से बात हो रही है। टाइम, अगर आपको कोई चीज 6 महीने में चाहिए और आपको ये बोला जा रहा है एनालिस्ट की तरफ से कि इसको बनाने में 2 साल लगेंगे, तो आप क्यों करेंगे उस चीज को? आप नहीं बनाएंगे उस चीज को। एक एक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। रिसोर्स फिजिबिलिटी की बात हो रही है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की बात हो रही है, बिहेवियर और एक और लीगल। तो कई सारे एग्जाम में, सारे नहीं आने चाहिए मेरे हिसाब से, काफी बड़ा आंसर बन जाएगा जो मार्क्स के आएंगे आपके, और कोई 3-4 आ सकता है। सारे करके जाइए, बहुत इजी है, बहुत बेसिक सा आंसर है, मन से लिखने लायक है। हेडिंग याद रखिए, बाकी सारा मन से लिखा जा सकता है। आफ्टर पॉसिबल सोल्यूशन ऑप्शंस आर आइडेंटिफाइड, project feasibility, the likelihood that these systems will be useful for the organization is determined। तो आप ऑप्शन देखते हैं सारे, क्या क्या है अवेलेबल बाजार में, ऑनलाइन एप्लीकेशंस कौन से हैं, रियल टाइम वाले कौन से हैं, रेडीमेड वाले कौन से हैं। अब उसके बाद आप चेक करते हैं कि आपकी जो ये सब फीजिबिलिटी है वो सब में खरा उतर रहा है या नहीं, अदरवाइज हम और कोई ऑप्शन सोचेंगे। अ फीजिबिलिटी स्टडी इज कैरिड आउट बाय सिस्टम एनालिस्ट, रिमेंबर एनालिस्ट की बात की थी हमने, which refers to a process of evaluating alternative systems through cost benefit analysis। याद रखिए, एक फाइनेंशियल फीजिबिलिटी मतलब पैसा है कि नहीं आपके पास में, आपका बजट से बाहर तो नहीं हो रहा, और एक और इकोनॉमिक भी होता है जिसको हम लोग कॉस्ट बेनिफिट बोलते हैं। पैसा है हमारे पास में, लेकिन वो पैसा खर्चा करने के बाद में उससे बेसी रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपने को? वो पैसा खर्चा करने के बाद में उससे बेसी रिटर्न भी तो मिलना चाहिए ना, इट शुड बी मोर, प्लस में होना चाहिए। So that most feasible and desirable system can be selected for development. The feasibility study of a system is evaluated under the following dimensions: technical, financial, economic, schedule, resource, operational, behavioral, legal। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या देखेंगे? अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, हेडिंग याद रखिए, अंदर का आप मन से लिख सकते हैं इस आंसर में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्निकल, अच्छा मैं ऐसा कुछ सोचता हूं कि वो होने से हो जाएगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी तो होनी चाहिए मार्केट में। वो टेक्नोलॉजी मेरे डेटा के साथ काम भी तो करने लायक हो, मेरा डेटा को होल्ड कर सके, स्टोर कर सके। तो यहाँ पे बेसिकली टेक्निकल बातें कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो जाम लगे तो रास्ते में चले, मतलब रास्ते में चले, और जाम लग जाए, भीड़ लग जाए, ट्रैफिक जाम, तो हवा में उड़ जाए, फिर लैंड कर जाए। तो एनालिस्ट बोलेगा ना कि सर ये टेक्नोलॉजी अभी अपने पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी तक तो आई नहीं है, 5-7 साल 10 साल में हो सकता है बाजार में मिले, अभी अवेलेबल नहीं है। तो टेक्निकल फीजिबिलिटी मैं बोलूंगा वो नहीं का फीजिबल नहीं है वो। इट इज कंसर्न विद इश्यूज पर्टेनिंग टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम। क्या वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मतलब क्या वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल है जिससे हमारा काम हो सके। एसेंशियली एंड एनालिस्ट ascertains whether the proposed system is feasible with existing or expected computer hardware and software technology। The technical issues usually raised during the feasibility stage of investigation include the following। क्या क्या चीज है? तो ये पॉइंट थोड़ा बहुत देख लीजिए, मन से लिख सकते हैं, कुछ है ही नहीं। डज द नेसेसरी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, क्या वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर सकती है जो हमें चाहिए, जो सजेस्ट की जा रही है, जो हमें अक्वायर करनी है। डज द प्रपोज्ड इक्विपमेंट हैव द टेक्निकल कैपेसिटी टू होल्ड द डेटा, क्या वो टेक्नोलॉजी, जो टेक्निकल इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आएंगे, क्या वो मेरे डेटा को स्टोर कर सकेंगे? पहला क्या था? क्या वो एग्जिस्ट करती है? दूसरा, स्टोर। तीसरा, कैन द प्रपोज्ड एप्लीकेशन बी इंप्लीमेंटेड विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। कंपैटिबिलिटी की बात हो रही है। याद रखिए, अगर आप नया सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं तो जरूरी है क्या नया हार्डवेयर भी लेके आएंगे? जरूरी नहीं है। आपका जब नया, अगर आप फोन यूज करते हैं, एंड्रॉइड एप्पल यूज करते हैं, उसके नए अपग्रेडेड वर्जन आते हैं सॉफ्टवेयर के, तो क्या इंस्टॉल करते वक्त हमें क्या हार्डवेयर कंपनी बोल दे हार्डवेयर भी नहीं नया लेना पड़ेगा, इसमें नहीं चलेगा, तो कौन खरीदेगा भैया? तो कंपैटिबिलिटी ऑफ समथिंग विच इज न्यू विद एग्जिस्टिंग हार्डवेयर, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो आप चेक करेंगे क्या वो है, क्या सब कुछ नया लेना पड़ेगा। Will the proposed system provide adequate response to queries regardless of number of locations of users? तो क्या मल्टीपल यूजर्स दूर अलग अलग लोकेशन से काम करेंगे, क्या वो इंक्वायरीज को सपोर्ट दे पाएगा? कैन द सिस्टम बी एक्सपैंडेड, क्या वो एक्सपैंड करने लायक है? आर देयर टेक्निकल गारंटीज ऑफ, क्या वो एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा, ईज ऑफ एक्सेस होगा, और क्या वो सिक्योर्ड होगा? तो बेसिकली सिंपल सा आंसर है, टेक्नोलॉजिकली, टेक्निकली क्या वो आपके लिए फीजिबल है, आपके लिए वाजिब है, आप ये चेक कर रहे हैं। फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, the solution proposed may be prohibitively costly for the user organization। कॉस्टली होने की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब कि आपके बजट से
बाहर तो नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटरिंग द स्टॉक थ्रू वी सैट नेटवर्क, वी सैटेलाइट होती है, वी सैट छोटी डिस्क वाली नेटवर्क होता है। ये आपको जो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर वगैरह होते हैं वो इंटरनेट जो लीज लाइन वगैरह नहीं यूज करके वी सैट यूज करने की सलाह होती है, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो ऑफलाइन। मतलब मान लीजिए आप किसी वेंडर से ब्रॉडबैंड ले रखे हैं, ब्रॉडबैंड में प्रॉब्लम आ सकती है, वेदर खराब होने से हो सकता है, कोई काम काज चल रहा है उससे हो सकता है। अब स्टॉक ब्रोकर थोड़ी अफोर्ड कर सकता है, क्लाइंट फोन करेगा स्टॉक का दाम बताइए, आप बोल सकते हैं कि अभी रुकिए अभी कनेक्शन नहीं है, तो नहीं चलेगा। तो वी सेट क्या करता है, आपको 24/7 अवेलेबिलिटी देता है नेटवर्क की, इंटरनेट की। तो अब एक छोटा दुकानदार, छोटा ब्रोकर, छोटा काम करने वाला वी सेट जैसा महंगा प्रपोजिशन लगाए तो आप बोलेंगे भैया फाइनेंशियली ये बजट के बाहर है। For example, monitoring the stock through VSAT network connecting multiple locations may be acceptable for an organization with high turnover, but this may not be viable solution for smaller one के बजट से बाहर होगा, ये कोई मतलब नहीं निकलता है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, इसमें ये बात कर रहे हैं क्या हम जो खर्चा करेंगे और उससे जो रिटर्न मिलेगा हमें क्या वो ज्यादा होगा। खाली खर्चा है तो कर दे, इससे मतलब नहीं है, हमें रिटर्न भी चाहिए। It includes an evaluation of all the incremental cost एंड बेनिफिट एक्सपेक्टेड। तो क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो रही है यहाँ पे, रेलेवेंट कॉस्टिंग हो रही है आपकी कि एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट करना पड़ेगा हमें और एक्स्ट्रा कितना फायदा होगा। तो एक्स्ट्रा जो फायदा होना चाहिए वो एक्स्ट्रा कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। एक्सपेक्टेड इफ द प्रपोज सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड आफ्टर प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज आर आइडेंटिफाइड, द एनालिस्ट मस्ट determine the scale of response needed to meet the user request for the new system, as well as approximate amount of time and money that will be required in the effort. The financial and economic questions raised by the analyst during preliminary investigations are for the purpose of estimating. तो ये याद रखिए, हो जाएगा। The cost of conducting full, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने में कितना कॉस्ट लगेगा। The cost of hardware and software for the class of application, अगर नया एप्लीकेशन लेके आते हैं क्या उसके लिए नए हार्डवेयर खरीदने पड़ेंगे, और बाकी अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी क्या नए खरीदने पड़ेंगे। एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल हो गया, क्या ये भी नए चाहिए। द बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस कॉस्ट, क्या नया एप्लीकेशन लगाने के बाद में एरर कम हो जाएंगे, खर्चा ओवरऑल कम होगा, हमारा कॉस्ट जो था ओवरहेड एक्सपेंसेस कम होंगे। द कॉस्ट इफ नथिंग चेंजेस, कल ना इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद में हम डिसाइड करते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी में काम करेंगे हम, तो इसमें कितना खर्चा आएगा सिर्फ नया इन्वेस्टिगेशन करने में। तो बेसिकली यहाँ पे आप कॉस्ट से, बेनिफिट से लेके हर रिलेटेड टाइप का फिजिबिलिटी स्टडी करके आगे जा रहे हैं। ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ठीक देख ले, चलो देख लेते हैं एक बार। बस वही चक्कर है कि कुछ भी आ जाए, कल ना मैं नहीं कराऊं और यही आ गया तो आप लोग ही मेरे को बोलेंगे कि सिर्फ ये भी नहीं कराया, क्योंकि कंटेंट इज लाइक अनबिलीवेबल है ना, कुछ भी मतलब कुछ भी। कुछ चैप्टर से तो 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से कंसेप्चुअली पूछ रहे हैं, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। अब कॉस्ट और बेनिफिट कैसे, मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो उसी का पार्ट है ये, अभी हम जो कर रहे हैं ऊपर वाला फिजिबिलिटी स्टडी का ही पार्ट है। तो बेसिकली हमें ये बताया जा रहा है कि कॉस्ट और बेनिफिट को कैसे समझेंगे, मतलब कॉस्ट में क्या क्या आएगा। Benefit after possible solutions, options are identified. Analyst should make a primary estimate of cost. System cost should be subdivided into development, operational. तो cost जब मैं बोल रहा हूँ कितना खर्चा लगेगा, 3 टाइप के होते हैं। डेवलप करने में जो लगेगा एप्लीकेशन को, उसको चलाने में जो लगेगा, और इनटेंजिबल कॉस्ट। इनटेंजिबल कॉस्ट मतलब जो डिसरप्शन होता है। मान लीजिए पुराना सिस्टम था, नया सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इधर उधर काम हो रहा है, डेटा यहाँ का वहां माइग्रेट हो रहा है, तो डिसरप्शन हुआ, वो भी तो एक कॉस्ट है, इंटेंजिबल कॉस्ट वो हो गया आपका। डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो डेवलप करने के लिए लगेगा। मैं नीचे वाला पार्ट पढ़ रहा हूं इसमें, जैसे सैलरी जो सिस्टम एनालिस्ट लेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामर लेंगे। कौन है ये प्रोग्रामर, जो कोड लिखेगा, आपका कोड बनाएगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग एंड प्रिपेयरिंग फाइल्स, फाइल्स को पुराने सिस्टम से नए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नया फैसिलिटी, नया टेबल चेयर जगह रूम फर्नीचर चाहिएगा, हो सकता है नया सिस्टम के लिए, उसका खर्चा। टेस्टिंग वगैरह करना पड़ेगा सिस्टम को, उसका खर्चा। मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब ये वो कॉस्ट हो गया जो सिस्टम इंप्लीमेंट करने से पहले से लगे। जैसे कंपनी में होता है ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, कंपनी को सेटअप करने से पहले जो कॉस्ट लगा वो सब प्रिलिमिनरी है, वैसे यहाँ पे इसको बुलाएंगे हम डेवलपमेंट कॉस्ट। और एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, स्टार्टअप करने के लिए कॉस्ट लगेगा, ये सब इसके अंदर आ गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सा होता है, जो सैलरी ऑपरेटर को दिया जाता है। डेप्रीशिएशन आ गया इसमें, चालू डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रेंटल, और अगर रेंट में लिया हुआ आपने, आउटसोर्स किया हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग से, जैसे उसका रेंटिंग लगेगा। खुद का खरीदा हुआ है बाकी चीजें, तो उसका डिप्रिशिएशन चालू खर्चा है ये। कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी,
डेटा पर्सनल विल गेट पेड, उसकी सैलरी ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। एक बार इंप्लीमेंट होने के बाद जो सैलरी सिस्टम एनालिस्ट, अब सिस्टम एनालिस्ट लोग जाते नहीं है एक बार में, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए वो आपके पास 6 महीना साल भर रुकेगा, तो उस टाइम में जो आप पैसा कंप्यूटर प्रोग्रामर को देंगे, एनालिस्ट को देंगे, ये वाला ऑपरेटिंग में आएगा, और सिस्टम इंप्लीमेंट होने से पहले जो देंगे वो डेवलपमेंट में जाएगा। कॉस्ट ऑफ इनपुट डेटा प्रिपरेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग सप्लाईज, फिजिकल फैसिलिटीज को मेंटेन करना, लाइट खर्चा, बत्ती, बिजली, पानी, रंग, पेंट, चूना, सब आ गया इसमें, बिल्डिंग का रेंट देना, है ना, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ गए। और इंटेंजिबल कॉस्ट में बोल सकते हो जो दिखता नहीं है सामने लेकिन होता है, डिसरप्शन कॉस्ट, है ना, एरर हुए उसके कॉस्ट। इंटेंजिबल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड। फॉर एग्जांपल, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सिस्टम में डिसरप्ट द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉज अ लॉस ऑफ एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी और मोरल। कस्टमर सेल्स एंड गुडविल में भी लॉस्ट, तो कस्टमर का सेल्स गुडविल कोई कस्टमर एक्सेस नहीं कर पा रहा है, आपका कन्वर्शन चल रहा है, उस टाइम में कस्टमर को दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो ही, आपको खर्चा तो लग ही रहा आपको। may lost by errors made during installation of the new system. Such costs are difficult to measure in rupees but are directly related to the introduction and operations of the information systems. और benefit वही है, आपको direct tangible benefit होंगे, intangible benefit होंगे. The benefit which result from developing new or improved system that utilize electronic data processing EDP can be subdivided into tangible, intangible. Tangible are those that can be accurately measured and are directly relatable to the introduction of the new system. जैसे ओवरऑल खर्चा कम गया, डेटा प्रोसेसिंग कॉस्ट आपका खर्चा कम गया क्योंकि नया सिस्टम बहुत जल्दी प्रोसेसिंग कर रहा है, समय कम लग रहा है, तो ज्यादा एंट्री हो पा रही है, तो ये टैंजिबल है, दिख रहा है सामने। इंटैंजिबल क्या होगा? बेटर बिजनेस इमेज, बेटर गुडविल, एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड, हैप्पी एम्प्लॉय, ये सब इसके अंदर आ गए। इंटैंजिबल बेनिफिट such as improved business image are harder to measure and define. तो goodwill, better image, employee satisfaction, ये सब कहीं ना कहीं intangible है, लेकिन फायदा तो होता है। हम क्या कर रहे हैं? feasibility study कर रहे हैं। हमने अभी टेक्निकल किया, हमने फाइनेंशियल किया, हमने इकोनॉमिकल किया। एक फटाफट रीडिंग कर लेते हैं, एग्जाम में सारे नहीं आने चाहिए, आ भी जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं। शेड्यूल और टाइम फीजिबिलिटी के टाइम बहुत सिंपल है, टाइम के अंदर बनेगा कि नहीं बनेगा, सिंपल है। आपको लगता है मेरे को 6 महीने में ये एप्लीकेशन चाहिए, मेरे को 3 महीने में एप्लीकेशन चाहिए, तो आप देखिए ये बन सकता है कि नहीं बन सकता। आपको लगता है नहीं बन सकता, रेडीमेड लाइए बाजार से खरीद के। शेड्यूल्ड फीजिबिलिटी इन्वॉल्व्स द डिजाइन टीम्स एस्टिमेशन हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा, a new or a revised system to become operational and communicating this information to the steering committee. For example, if design team projects that it will take 16 months for a particular system design to become fully functional, steering committee may reject the proposal. Steering committee basically बोर्ड के नीचे वाली कमिटी होती है जो आपके आईटी के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो उसको लगेगा नहीं ये 16 महीना पॉसिबल ही नहीं है, हमारा धंधा बंद हो जाएगा भैया, हमें तो 2 महीने में चाहिए, 6 महीने में चाहिए। तो मे बी ये जो ऑल्टरनेटिव, ये जो ऑप्शन आपके पास में है खुद बनाने का, मे बी इससे बाहर निकलिए और कुछ और ऑप्शन सोचिए। They may reject the proposal in favor of simple alternative that the company can implement in a shorter time frame. दूसरा ऑल्टरनेटिव में जाइए आप। रिसोर्स फीजिबिलिटी, अब रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि आप बोल तो दिए कि हम इन हाउस बनाएंगे, क्या आपकी कंपनी में लोग हैं बनाने के लिए? चलो आपकी कंपनी में लोग नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन क्या आपके शहर में वो है? क्या आपके शहर में लोग हैं जो आईटी का काम करते हैं? आपके शहर में इतना डेवलपमेंट हो गया है कि अब मान लीजिए विराटनगर का कोई क्लाइंट होगा, मान लेते हैं विराटनगर में कोई क्लाइंट है, तो आपको लगता है विराटनगर में उसको टीम मिल जाएगी एनालिस्ट की और प्रोग्रामर की जो उसका सिस्टम ना, नहीं मिलेगी। अगर वो सोचता है बाहर से लेके आऊं, काठमांडू से लेके आऊं, या इंडिया से किसी सिटी से, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर से लेके आऊं, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, वो टीम पूरी रहेगी। तो रिसोर्स फिजिबिलिटी मतलब क्या हमारे पास रिसोर्स है बनाने के लिए? भैया रिसोर्स भी तो चाहिए, और रिसोर्स मतलब प्राइमरीली मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन रिसोर्स की। This focuses on human resource. Implementing sophisticated software solutions becomes difficult in non-metro locations. Non-metro, बड़ा सिटी के बाहर, काठमांडू के बाहर, because of the reluctance of skilled personnel to move to such location. स्किल्ड लोग हैं ही नहीं, अब दूसरे लोग को लेके आओगे, हो सकता है बहुत महंगा पड़ जाए, प्रैक्टिकली नहीं। ऑपरेशनल फीजिबिलिटी यहाँ पे चेक करते हैं, ये यूजर पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या यूजर खुश होगा? क्या यूजर अपना काम ठीक से कर पाएगा? क्या यूजर अपना काम ठीक से कर पाएगा? क्या यूजर ऑपरेशन काम यूज करना, उसको क्या यूजर यूज करके पहले से बेटर सेटिस्फाइड होगा? यूजर हैप्पी होगा? यूजर एक्सेप्ट करेगा इस सिस्टम को? वो ज्यादा एफिशिएंट होगा पहले से? सब ऑपरेशनल में यूजर की बात कर रहे हैं। इट इज कंसर्न विद असर्टेनिंग द व्यूज ऑफ वर्कर, तो यूजर, वर्कर, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सप्लायर अबाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटी।
अ सिस्टम कैन बी हाईली फीजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट द ऑपरेशनल। याद रखिए, आप कुछ खरीद के लाएंगे, सब कुछ अच्छा हो सकता है, यूजर एक्सेप्ट नहीं करेगा, हड़ताल कर देगा, यूनियन रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन को, तो वो फेल हो गया, सारा पैसा जो लगा वो डूब जाएगा आपका। A system can be highly feasible in all respect except the operational and fails miserably because of human problems. Some of the questions which help in testing the operational feasibility of the project are stated below. क्या क्या चेक करेंगे? Is there sufficient support for the system from management and from user? तो मतलब यूजर को आप इन्वॉल्व करके रखिए, यूजर को शुरू से ही इन्वॉल्व करके रखिए, वो रेजिस्टेंस कम करेगा। आर करंट बिजनेस मेथड्स एक्सेप्टेबल टू यूजर? क्या जो भी तरीका है काम करने का वो यूजर को एक्सेप्टेबल है? हैव द यूजर बीन इन्वॉल्व? मैंने इन्वॉल्विंग की बात की, शुरू से इन्वॉल्व कर लेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत कम होगी। तो सफिशिएंट सपोर्ट तभी मिलेगा, तो 1 और 3 पॉइंट एक साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सफिशिएंट सपोर्ट मिलेगा क्यों, कब मिलेगा? जब आपको शुरू से इन्वॉल्व करके रखते हैं। विल द प्रपोज सिस्टम कॉज हार्म? विल इट प्रोड्यूस पुअरर? तो नया सिस्टम से हार्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं रिजल्ट पहले से खराब तो नहीं कर देगा वो? विल लॉस ऑफ कंट्रोल रिजल्ट इन एरिया? कंट्रोल तो नहीं चला जाएगा नए सिस्टम आने से? एक्सेसिबिलिटी में तो दिक्कत नहीं होगी? विल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बी पुअरर आफ्टर इंप्लीमेंटेशन देन बिफोर? परफॉर्मेंस पुअर तो नहीं हो जाएगा यूजर का? तो सब यूजर यूजर को लेके, ऑपरेशनल का वर्ड का नाम आए आपके दिमाग में, आपके सामने, आप यूजर के दिमाग में लेके आ जाना, आप लिख सकते हैं पॉइंट। दिस एनालिसिस may involve a subjective assessment of the political and managerial environment in which the system will be implemented. In general, the greater the requirement for change in the user environment in which system will be installed, the greater the risk of implementation failure. जितना ज्यादा चेंज लेके आओगे आप, उतना ज्यादा रिस्क हो जाएगा उसको इंप्लीमेंट करने में। ये ऑलमोस्ट डन है हमारा फिजिबिलिटी, 2 फिजिबिलिटी बाकी है। बिहेवियरल फिजिबिलिटी, बिहेवियर का मतलब होता है कि सिस्टम परफॉर्मिंग एज डिजायर्ड, सिस्टम परफॉर्मिंग एज डिजायर्ड। तो यहां पे क्या बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है कि सिस्टम क्या जैसा बिहेव करेगा हम सोचे थे, क्या ये वैसा बिहेव कर रहा है? बिहेवियर मतलब आउटपुट, मतलब डिजायर्ड आउटपुट जैसा होना चाहिए। इट रिफर्स टू सिस्टम विच विल बी डिजाइन्ड टू प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। हाउएवर इफ द डेटा इनपुट, अब आउटपुट तो इनपुट में डिपेंड करता है। सिस्टम की क्या गलती भैया? अगर यूजर इनपुट ही गलत डाल रहा है तो वो आउटपुट तो उसका गलत ही निकलेगा। However, if the data input of the system is not readily available or collectible, then the system may not be successful. तो इनपुट ही गलत हुआ तो भी एक रीजन है, अदरवाइज ओवरऑल आप देखते हैं कि डिजायर्ड बिहेवियर जैसा सोचे थे वैसा है कि नहीं है। एक और लीगल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी मतलब मान लीजिए नेपाल में, मान लीजिए नेपाल में एक एंटिटी है जो कि एक बैंक है, तो बैंक को बाफी फॉलो करना पड़ेगा ना। अरे राष्ट्र बैंक है ना वहां पे, नेपाल राष्ट्र बैंक, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा उसके गाइडलाइंस को, लॉ है ये तो, बाफी एक एक्ट है। तो अगर बैंक ऐसा एप्लीकेशन यूज करना चाहती है जो कि बाफी एक्ट के अगेंस्ट है, फॉर एग्जांपल बैंक बोलती है हम इतना इजी एप्लीकेशन बनाएंगे कि कोई यूजर अगर अपना नाम बोलेगा मुंह से, अपना अकाउंट नंबर बोलेगा मुंह से, तो उसका अकाउंट खुल जाएगा। आप नहीं कर सकते ये चीज, राष्ट्र बैंक नहीं अलाउ करेगा। फिर तो कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह का प्रॉब्लम आ गया, कोई भी किसी का अकाउंट चेक कर सकता है, डेटा है ना एक्सेस कर सकेगा। तो क्या वो लीगल है? वो लीगल नहीं है। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ये भी देखना पड़ेगा कि लीगल होना चाहिए। अगर लीगल नहीं है मतलब लॉज एंड रेगुलेशन के अंडर नहीं आ रहा है, तब वो फिजिबल नहीं है। आप बेवकूफ होंगे अगर आप उसको बना के डेवलप करके इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। Legal feasibility is largely concerned with whether there will be any conflict between a newly proposed system and the organization's legal obligation. Any system which violates the local legal requirements should also be rejected. तो जो लोकल रिक्वायरमेंट, अगर काठमांडू नेपाल की बात कर रहा हूं, तो अगर कोई आप यूएसए से कोई टीम को बुला के अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? कानून तो नेपाल का ही चलेगा, कानून को तो नेपाल का ही मानना पड़ेगा। Comply with all the applicable federal and state statutes about financial violate the local legal requirement should be rejected. For example, a revised system should comply with all the applicable federal and state statutes about financial reporting requirements as well as companies contractual agreement. तो बेसिकली यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि आपका फिजिबिलिटी स्टडी कैसे होगा, क्या क्या तरीके से कर सकते हैं, क्यों करें, और एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, आने लायक है बिल्कुल।
फिजिबिलिटी स्टडी में एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं स्टेज 1 में, तब कंट्रोल भी होना चाहिए उसमें। तो डिस्कस द इंटरनल कंट्रोल एस्पेक्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या हुआ, आप फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं स्टेज 1 जो कि इन्वेस्टिगेशन है और फिजिबिलिटी स्टडी का ही हो गया। अब मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं तो आपने कंट्रोल इंप्लीमेंट किए हैं। मतलब क्या जो बंदा स्टडी कर रहा है, जांच कर रहा है कि नया सिस्टम यू लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, क्या वो पढ़ा लिखा है, क्या वो एक्सपर्ट है, क्या वो क्वालिफाइड है, क्या प्रॉपरली सब चीज मद्देनजर रखी जा रही है आगे बढ़ने के लिए, क्या डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे, एक्सपर्ट है कि नहीं है वो। तो बेसिकली ये जो 4 पॉइंट नीचे के, मैं पहले वो चारों पॉइंट पढ़ लेता हूं, आप देखेंगे यही लिखा हुआ है कि स्टडी करते वक्त हम क्या क्या चीज पर ध्यान दें। वेदर प्रॉब्लम डेफिनेशन इज प्रॉब्लम अब इज प्रॉपर। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, आपका कोई प्रॉब्लम है तभी तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना। आपका यूजर खुश नहीं है, अकाउंटेंट एंट्री करने से खुश नहीं है, मैनेजमेंट रिपोर्ट से खुश नहीं है, अकाउंट कंसोलिडेटेड प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो ये प्रॉब्लम है सब। तो क्या प्रॉब्लम ठीक से डिफाइन करके सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? प्रॉब्लम ही ठीक से डिफाइन नहीं है तो सोल्यूशन सही नहीं निकलेगा। एक्सक्यूज मी। दूसरा, वेदर ऑल फिजिबिलिटी स्टडीज हैव बीन प्रॉपर्ली डन, सारा स्टडी ठीक से किया है आपने। वेदर रिजल्ट्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। वेदर मैनेजमेंट रिपोर्ट सबमिटेड रिफ्लेक्ट्स द आउटकम ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी डन, मैनेजमेंट को फिजिबिलिटी स्टडी का आउटपुट बिल्कुल सबमिट किया गया है, उसको मिला है। तो ये क्या है, 4 ही पॉइंट बेसिकली लिखे गए हैं यहाँ पे जो कि कंट्रोल की बात करता है। मैनेजमेंट इंप्लीमेंट्स प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल टू एंश्योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एज डिफाइंड इन सेक्शन दिस। डायरेक्टर्स आर, ये इंडिया का, इसको काट सकते हैं आप, ये वाला हटा दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, ये वाला पार्ट को हटा दीजिए। इन टर्म्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल, इसको ये फर्स्ट 2 लाइन काट दीजिए। In terms of system development, controls need to be well in place during system development of system. In system, it is not possible to put in place controls post development. A better understanding of controls during planning and effective implementation of those controls shall help to achieve the above stated objective. तो बेसिकली यहाँ क्या बोल रहा है, बाद का वेट मत करिए, शुरू से ही कंट्रोल डालना शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट स्टेज 1 में ही कंट्रोल आ जाने चाहिए। For validating control aspect in system, entity may have an internal audit team. फॉर लार्ज सॉफ्टवेयर तो भैया बाहर वाले को भी एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा। डेवलपर्स एंगेज आउटसाइड एक्सपर्ट्स फॉर द सेम टू चेक कंट्रोल्स इंटरनली और थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटर्स, डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ एंटिटीज ऑफ द बिजनेस। द सेम इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन मैनेजमेंट्स एटीट्यूड। मैनेजमेंट के एटीट्यूड में सब कुछ डिपेंड करता है। मैनेजमेंट ही कुछ नहीं कराना चाहती है अच्छा तो कभी होगा नहीं, एम्प्लॉय क्या करेगा। रिव्यू बाय एक्सटर्नल कंसल्टेंट इज मोर इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड रिव्यू मिलेगा। आप एक्सटर्नल, आपके ऑफिस के अपने लोग होंगे तो बायस्ड रिव्यू दे सकते हैं, अपना स्वार्थ दे सकते हैं। एक्सटर्नल लोग को उठा के लेके आएंगे आप तो फिर हो सकता है वो आपको एक्सपर्ट अनबायस्ड व्यू दे सके। एक्सटर्नल कंसल्टेंट में ब्रिंग हिज और हर एक्सपर्टीज टू एंटिटी। द फ्लिप साइड इज दैट एक्सटर्नल कंसल्टेंट में भी कॉस्टली, महंगा होगा। सीक्रेसी इज ऑल्सो अ फैक्ट, और कई बार एक्सटर्नल कंसल्टेंट को क्यों नहीं हायर करना चाहते हैं आप, क्योंकि आपकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है कंपनी के सिस्टम के बारे में, वो कहीं ना कहीं आपको उससे शेयर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी लोग एक्सटर्नल कंसल्टेंट से दूर रहना चाहते हैं। हाउएवर द की कंट्रोल क्वेरीज, तो ये 4 पार्ट मैंने पढ़ लिया है। प्रॉब्लम ठीक से डिफाइन किया आपने, सारी फिजिबिलिटी स्टडी ठीक से किया आपने, रिजल्ट्स को आपने लिखा है, डॉक्यूमेंटेड है, और मैनेजमेंट को उसकी रिपोर्ट मिली है।